नमस्कार दोस्तों, टॉप इलिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नितिन चारी और आज हम पढ़ने वाले हैं जैव विकास और आनुवंशिकी का दूसरा चैप्टर, आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स। जैसे ही हमने आनुवंशिकी पढ़ा था, आनुवंशिकी के अंतर्गत हमने कुछ कहानियां सुनी थी, जीवन के कुछ मूल तत्वों को समझा था, जैव विकास क्या है, किस क्रम से जैव विकास हुआ, उन सभी चीज़ों को समझा। अब हम इसी प्रकार से जेनेटिक्स या आनुवंशिकी को पढ़ने वाले हैं। आनुवंशिकी को पढ़ने के पहले हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी। वो कहानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो कहानी जुड़ी हुई है इस शख्स से जिसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले व्यक्ति हैं, नागरिक हैं। ये एक्चुअल में पादरी हैं, वैज्ञानिक नहीं थे, वैज्ञानिक बाद में बने। ये एक पादरी हैं, चर्च में जो प्रीस्ट या जो पादरी जो होते हैं वो उस पद पे थे। इन्होंने अपने चर्च के बाहर जो गार्डन था उसमें कुछ मटर के पौधे लगे हुए थे। उन मटर के पौधों को देखा, देखकर इन्होंने सोचा कि आखिरकार मटर के पौधों में इस प्रकार से वेरिएशन कैसे आ सकते हैं। कुछ मटर के पौधे लंबे लंबे थे, कुछ मटर के पौधे कम लंबे थे, कुछ मटर की जो फलियां हैं जिसके अंदर मटर लगते हैं तो वो फलियां चिपकी हुई थी, कुछ मटर की फलियां जो है वो फूली हुई थी, कुछ मटर के पौधे में जो पुष्प लगे हुए थे वो कॉर्नर में लगे थे, कुछ के बीच में लगे हुए थे। कुछ इस प्रकार की कई विसंगतियां थी। उन्होंने देखा और उनको देख के ये चीज़ समझ नहीं आई आखिरकार ये हो क्यों रहा है, सारे मटर के पौधे एक जैसे क्यों नहीं। अब आप और मैं मटर के पौधे को देखेंगे, जैसे कि मैं दिखाई देता हूं, ठीक है। ये जो मटर का पौधा है, ये लगे हैं सुंदर सुंदर से मटर। अब आप और मैं इसको देखेंगे तो हमारे मुंह में केवल पानी आएगा कि मिल जाए और इसको खा लें। लेकिन ये वैज्ञानिक है, इसके मुंह में पानी नहीं आया। इसने सोचा आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण पता होना चाहिए। इन्होंने इसके कारण को जानने की कोशिश की और मटर के पौधे पर लगभग 6 या 7 लक्षणों पर उन्होंने काम किया और बार बार उनकी जनरेशन को उगाते गए और वो देखते गए आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा देखने के बाद जब निष्कर्ष निकला तब इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए जो जेनेटिकल थ्योरी के नाम से पब्लिश हुई। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि ये जो सिद्धांत हैं वो 1865 के अंदर उन्होंने प्रकाशित किए। यानी कि कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्होंने अपने जो सिद्धांत हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे। वो जो सिद्धांत है उन्होंने 1865 ईस्वी में उन्होंने एक बुक के अंदर पब्लिश कर दिए, एक मैगजीन थी उसके अंदर उन्होंने प्रकाशित कर दिए, ठीक है। जब वो प्रकाशित हुए तो उसके बाद उन सिद्धांतों को किसी ने पढ़ा ही नहीं कि होंगे कोई भी सिद्धांत है भाई, ठीक है, उसको किसी ने पढ़ा ही नहीं। अब वो सिद्धांत किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित नहीं हो पाए। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं उनकी कुछ समय बाद क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु तक होते होते उन सिद्धांतों को आज जो वर्तमान स्वरूप है वो नहीं मिल पाया। अफसोस रहा, बेचारे को, मर गया, ठीक है। फिर आगे चलकर जो हमने पढ़ा था जैव विकास के अंदर डी ब्रीज वैज्ञानिक को, वो वैज्ञानिक भी आनुवंशिकता से जुड़े हुए कुछ सिद्धांतों पर काम कर रहे थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ सिद्धांत पब्लिश किए, मतलब उन्होंने विकसित किए। विकसित करने के बाद उन्होंने वो, जरूरी नहीं कि वो 3 ही रहे हों, ठीक है। उन्होंने डी ब्रीज ने उन सिद्धांतों को उस मैगजीन में, जिस मैगजीन में ये पब्लिश कर चुके थे, उसी मैगजीन में अपने सिद्धांतों को पब्लिश करवाया। उस मैगजीन ने इन सिद्धांतों को पब्लिश करने से मना कर दिया। किन सिद्धांतों को? जो डी ब्रीज के सिद्धांत थे। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि 1865 के अंदर एज इट इज यही सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने पब्लिश कर दिए हैं तो वो कॉपीराइट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो सिद्धांत डी ब्रीज के पब्लिश नहीं हुए। जब डी ब्रीज के सिद्धांत पब्लिश नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि मतलब मुझसे पहले, और ये बात हो रही है लगभग 1900 की, उनके मरने के लगभग 15-16 वर्ष के बाद, उन्होंने देखा कि यार मैं इन सिद्धांतों को आज पब्लिश कर रहा हूँ और इन सिद्धांतों को मुझसे पहले लगभग
तकरीबन 35-40 साल पहले कोई व्यक्ति काम कर चुका है। उन्होंने इन सिद्धांतों को पढ़ा, अपने सिद्धांतों को पढ़ा, फिर उसके बाद ये जो थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं, जो जेनेटिकल थ्योरी है, जिसके अंदर जो 3 सिद्धांत हैं, वो तीनों सिद्धांत डी ब्रीज और उनके सहयोगियों द्वारा सन 1900 के आसपास दोबारा पब्लिश की गई, जिसको हम कहते हैं मेंडल वॉक, दोबारा पब्लिश की गई। फिर इन सिद्धांतों को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई, तब जाके ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में लोगों को पता चला कि आखिरकार ये सिद्धांत आज से 35 साल पहले एक वैज्ञानिक दे चुका है। यानी कि इनके जिंदा रहते इनको कोई ख्याति प्राप्त नहीं, मरने के बाद इनको लोगों ने समझा। इसलिए अच्छे काम करते रहना चाहिए, आज नहीं तो कल लोगों को आपकी समझ होगी। इतना समझे? एक बार फिर से दोहराता हूँ, ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि एक पादरी थे, उन्होंने अपने चर्च के बाहर लगे मटर के पौधों पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ सिद्धांत पब्लिश किए। उन सिद्धांतों को उन्होंने 1865 में पब्लिश कर दिया एक मैगजीन में। उस मैगजीन में पब्लिश करने के बाद आगे चल के 1884 में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के लगभग 15 वर्ष बाद इन सिद्धांतों को दोबारा से पब्लिश कराया गया, जिसको मेंडल के सिद्धांतों के नाम से पब्लिश कराया गया और उसमें 3 सिद्धांत दिए गए। इन तीनों सिद्धांतों के नाम हैं, पहला प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट, दूसरा है पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी ये जो 3 नियम है वो मेंडल ने दिए हैं, ऐसा हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत मेंडल वॉक के नाम से दोबारा पब्लिश हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जेनेटिक्स 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 या आनुवंशिकी, इस शब्द को सबसे पहले 1905 में वेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया है, न कि जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल हैं। लेकिन इस जेनेटिक्स वर्ड के बारे में सबसे पहले यूज जो किसने किया है वो है वेटसन। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एज इट इज याद कर लेना है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉन मेंडल लगा देना है, और जेनेटिक्स शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? तो वेटसन ने किया। जेनेटिक्स ने मेंडल ने अपने सिद्धांतों में जेनेटिक्स जैसे शब्द के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन्होंने किन किन लक्षणों पर बात की थी या किन किन लक्षणों पर उन्होंने रिसर्च की है, और वो है आपके लगभग 7 लक्षण। जैसे पौधे की लंबाई, उन्होंने देखा कुछ पौधे लंबे हैं कुछ छोटे हैं, तो जो पौधे लंबे थे उनको हमने प्रभावी कह दिया, यानी कि वो डोमिनेंट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक 10 साल का बच्चा है और एक 20 साल का लड़का है, बच्चा है वो भी, ठीक है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? स्वाभाविक सी बात है 20 साल का जीतेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे ज़्यादा क्या है? प्रभावशाली, यानी उसके अंदर का जो गुण है वो ज़्यादा प्रभावी है। तो ऐसे ही उन्होंने 7 लक्षणों पे अध्ययन किया। 7 लक्षणों पे अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो लक्षण प्रभावी देखा वो इस टेबल पे आगे लिख दिया। तो अगर पौधे का लक्षण प्रभावी लंबा है तो वो सारे पौधे लंबे होंगे। अगर उसका प्रभावी गुण लंबा नहीं है तो फिर वो उसको अप्रभावी यानी कि रिसीविंग कैरेक्टर्स के नाम से जानेंगे। आगे चल के इन सिद्धांतों को पढ़ते समय कुछ परिभाषाओं को भी हमें ध्यान रखना है, जिससे ये सिद्धांत बहुत स्मूथली समझ में आते जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बीज का आकार। अब इस मटर के पौधे के अंदर जो बीज हैं आपके, उन बीजों को आपने देखा होगा, कुछ बीज जो है प्रॉपर गोल हैं, मज़ेदार मीठे मीठे, और कुछ गोल नहीं होते हैं, वो मुरझाए हुए से होते हैं ऐसा, उनको हम बोल देते हैं झुर्रीदार, रिंकल्ड टाइप के। कुछ बीज पत्र पीले होते हैं, कुछ बीजों का पत्ता जो है वो फल जो है वो पत्ती जो है वो पीली होती है, कुछ का हरा हरा होता है। इन सब चीज़ों पे उन्होंने रिसर्च की। हमको केवल मटर से मतलब होता है, बाकी चीज़ों से नहीं होता, लेकिन मेंडल को हर चीज़ से मतलब था। ठीक है, फूल का रंग, तो इसका जो फूल का रंग है वो कहीं हरा होता है तो कहीं सफ़ेद होता है, कहीं फूल का जो स्थान है वो एक्सियल प्लेस है, अक्षीय स्थान लगता है, कहीं कहीं अंतिम छोर पे लगते हैं। ठीक है, कुछ फली यानी कि ये जो फली है उसका आकार है फूला हुआ होता है, इस तरह से फूले फूले मस्त तरीके से जो दिख रहे हैं। कुछ के आकार पिचके पिचके इस तरह से होते हैं, पतले पतले से, तो वो दबा हुआ है।
इस प्रकार से उन्होंने फली का जो रंग है कुछ के हरे हैं, कुछ के पीले भी होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने लगभग 7 लक्षणों पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत की थी जिसे मेंडल के सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। अब यही जो सिद्धांत हैं, वो जो 3 सिद्धांत अपन ने बात की थी, उनको समझने के लिए आपको कुछ परिभाषाओं पे ध्यान देना होगा। अगर वो परिभाषाएं समझ में नहीं आएंगी तो आप उन सिद्धांतों को उतना स्मूथली नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि इस सिद्धांत के अंतर्गत जो जीनोटाइप कैरेक्टर हैं वो ये होंगे और फिनोटाइप कैरेक्टर है वो ये होंगे। फिर आप सोचोगे कि सर ये जीनोटाइप कैरेक्टर क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। तो जो भी शब्दावली आने वाली है या जो भी शब्द जो आपको इन सिद्धांतों में यूज़ करने हैं, उन सभी शब्दों को हम पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार उनका अर्थ क्या है।